15 मई 2014 को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो कि हिंदुस्तान में जो आयात निर्यात होता है उस पर निगरानी रखता है, उन्होंने अडानी की 3 कंपनियों को शो कॉज नोटिस दिया कि आपने जो अपने पावर प्लांट्स के लिए जो इक्विपमेंट आयात किया है चीन से और कुछ और देशों से, उसमें ये साफ दिख रहा है, आप ही के दस्तावेज़ों से ये साफ दिख रहा है कि उसमें आपने 200 से लेके 400% की ओवर इन्वॉइसिंग करी है। यानी कि जितने का आपने वो माल खरीदा उससे कम से कम 2 गुना और कई बार 5 गुने दाम पर आपने दिखाया है कि वो माल आपके पास आया। उसको करने के लिए आपने पहले दुबई में एक अपनी दूसरी कंपनी रजिस्टर करी और उस कंपनी के द्वारा वो माल आपने दिखाया कि उससे आपने ख़रीदा है। उस कंपनी ने साथ ही में चीन से ख़रीदा या जहाँ से भी ख़रीदा, और इनवॉइस के नंबर भी वही हैं, कंपनी भी आपकी है जो इंटरमीडिएट कंपनी आपने बनवाई है। माल सीधा चीन से अडानी के पास यहाँ हिंदुस्तान आता है, लेकिन खरीद दिखाई जाती है वो दुबई कंपनी, जो कि एक मिडिल मैन कंपनी आपने बना ली, और उसके द्वारा 2 गुने या 5 गुने दाम पर वो सारा इक्विपमेंट लिया गया। यानी कि कई हज़ार करोड़ की ओवर इन्वॉइसिंग करी गई। और उसके बाद ये पैसा जो है गौतम अडानी के जो भाई विनोद अडानी, उनके अकाउंट्स में दूसरे देशों में टैक्स हेवन्स में चला जाता है। ये पूरी छानबीन करके उन्हीं के दस्तावेज़ों के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने निकाला और अडानी को शो कॉज नोटिस दिया कि भाई आपको कस्टम्स एक्ट के तहत मिस डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स के लिए आपको पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए। अब ये देखिए, मई 2014 की बात है, उसी के 1 हफ्ते के अंदर मोदी की सरकार आ गई। 3 साल गुजर गए, उस पर कोई एक्शन नहीं होता, जबकि सिर्फ ये कस्टम्स एक्ट में ऑफेंस की बात नहीं थी। बाद में जुलाई 2015 में सीबीआई ने भी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इस पर रजिस्टर करी और बोला कि ये आप लोग बैंकों से अडानी की कंपनी लोन ले रही है, और लोन इस आधार पर ले रही है कि उन्होंने जो ये आयात करी है, जो ज़्यादा दाम पर दिखाई है, उतना पैसा लोन ले रही है, और बैंक के साथ साठगांठ करके आपने ये ज़्यादा का लोन ले लिया, जबकि आपने 1/4 दाम पर या 1/3 दाम पर वही चीज़ खरीदी थी। तो इसलिए आपने पब्लिक का या बैंकों का यानी पब्लिक का पैसा भी लूटा, और ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये एक ऑफेंस है। आपने साथ में इसमें क्योंकि बिजली के दाम, ये जो बिजली की कंपनियां जो इक्विपमेंट खरीदती हैं और उसका जो प्राइस दिखाती हैं, तो वहाँ से जो बिजली बेचती हैं उसका दाम भी उसी आधार पर फिक्स किया जाता है कि भाई आपका इतना कॉस्ट हुआ, आपका प्लांट लगाने का, उस पर आप इतना इंटरेस्ट दे रहे होंगे, और इसलिए आपका बिजली का दाम इतना होना चाहिए। कोयले का दाम आपका इतना था और इसलिए उससे आप इतनी बिजली बनाते हैं, तो बिजली का दाम ये जायज़ होना चाहिए जिससे आपको थोड़ा प्रॉफिट मिल सके। तो अगर आप उसको बढ़ाकर दिखाएंगे तो आप बढ़ाकर बिजली का दाम भी फिक्स करवाएंगे। यही हो रहा था। तो आप जो बिजली के जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी आप चीट कर रहे हैं, साथ में आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, आपकी कंपनी के जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी चीट कर रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा आप लूट कर, जो अडानी जो उस कंपनी का को मैनेज करते हैं, वो अपनी ही कंपनी के दूसरे शेयर होल्डर्स का पैसा लूट कर अपने भाई के अकाउंट में वहाँ ले जा रहे हैं। ये सब शो कॉज नोटिस हो गया। सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर कर ली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, लेकिन 3 साल तक कुछ नहीं होता। उसके बाद हाल में गार्जियन ने एक स्टोरी इस पर, डिटेल्ड स्टोरी, लंबी स्टोरी पब्लिश करी, इस पर काफ़ी हल्ला मचा। तब
फटाफट उसमें से दो में से एक शो कॉज नोटिस में एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कि DRI की ही होती है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर मिडिल लेवल का होता है, उसने ये फटाफट ये ऑर्डर दे दिया कि नहीं जी ये तो ओवर इन्वॉइसिंग नहीं है, क्योंकि ये जो दूसरी कंपनी जो इंटरमीडिएट कंपनी थी उस समय उसका ओनर कोई दूसरा था, जबकि उसी समय मतलब 2-3 दिन के अंदर अडानी के हाथ में आ गई। फिर भी वो कहता है कि नहीं उसका ओनर कोई उस समय दूसरा था। फिर वो ये कहते हैं कि नहीं उन्होंने तो देखिए 7 साल की वारंटी दे दी या 12 साल की वारंटी दे दी, जो चीन की कंपनी थी वो तो 4 साल की वारंटी दे रही थी। उस आधार पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो DRI की है उससे एक ऑर्डर पास करवा लिया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि अब 3.25 साल निकल गए, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद 2016 में 2015 में SR के खिलाफ भी ऐसा एक शो कॉज नोटिस दिया गया DRI के द्वारा, जिसमें यही बताया गया कि आपने भी इसी तरह से ओवर इन्वॉइसिंग करी है। 2016 मार्च 2016 में DRI ने एक सरकार को चिट्ठी लिखी, अलर्ट लिखा कि देखिए 40 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 5-6 अडानी की कंपनियां हैं, कुछ अनिल अंबानी की कंपनियां हैं, कुछ SR की कंपनियां हैं, कुछ और कंपनियां हैं जो इसी तरह से कोयला का जो आयात है इंडोनेशिया से उसमें खूब ओवर इन्वॉइसिंग कर रही हैं, कोयले का दाम बढ़ाकर दिखा रही हैं, अपनी इंटरमीडिएट कंपनी के द्वारा के थ्रू रूट करके खरीद रही हैं, और उसी तरह से कंज्यूमर्स को, क्योंकि कोयले के दाम पर बिजली का दाम निर्भर है, उनको लूटा जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद हाल में सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन फाइल करी है जो दिल्ली हाई कोर्ट में है, और उसकी सुनवाई पिछले हफ्ते होनी थी, थोड़ी सी हुई, लेकिन किसी वजह से वो एडजर्न हो गई और अब वो फिर से उसकी सुनवाई होनी है, जिसमें कि ये मांग करी गई है कि इस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक स्वतंत्र जांच संस्था द्वारा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का ऑफेंस है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का ऑफेंस है, चीटिंग आप कर रहे हैं कंज्यूमर्स की, चीटिंग कर रहे हैं शेयर होल्डर्स की, इतने सारे ऑफेंसेस इसमें इन्वॉल्व हैं, कस्टम्स एक्ट का ऑफेंस तो इन्वॉल्व है ही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। एक तरफ ये दावा किया जाता है कि भाई हम काला धन खत्म कर देंगे, हम बाहर से काला धन ले आएंगे, लेकिन जो लोग आपके नाक के नीचे, आपको सरकार को सब कुछ पता होने के बावजूद हजारों करोड़, 10,000 करोड़ का ये घोटाला है, जो कि इस तरह से ओवर इन्वॉइसिंग करके रुपया बाहर ले जा रहे हैं, फॉरेन बैंकों में टैक्स हेवन्स में ले जा रहे हैं, उनको छोड़ दिया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो इस देश के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, क्योंकि वो सरकार के और मोदी जी के करीब माने जाते हैं। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और यही दिखाता है कि कितना खोखला है ये दावा कि भाई हम तो काले धन को ख़त्म कर रहे हैं, हम काला धन वापस ला रहे हैं। ये बोला गया था कि हम सबके जेब में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे, लेकिन ऐसे केस में जिसमें कि पूरी सरकार की तरफ से छानबीन हो चुकी है, फिर भी कुछ नहीं किया जा रहा। ये दिखाता है कि ये दावा बिल्कुल खोखला है।